ओके, कल जो एक हमने न्यूमेरिकल कंप्लीट किए थे, सभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाली फार्मूला गॉस इक्वेशन से था। गॉस इक्वेशन इंटीग्रेशन ई इंटू डी इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपन एप्सिलॉन जीरो। ओके, आज 1.21 जो बाकी रखा था वो कंप्लीट करेंगे। पहले 1.21 इक्वेशन लिखिए कि कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज एन अननोन चार्ज इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 centimeter from the center of sphere is 1.5 10 to 3 Newton upon Coulomb and the points radially inward, मतलब इंटेंसिटी भी दी और डायरेक्शन भी दी। डायरेक्शन इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ स्फीयर? ओके, सबसे पहले रेडियस r is equal to 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर। then electric field at 20 cm। हेलो, capital R is equal to 20 centimeter and therefore 0.2 मीटर। ये रेडियस बताई, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना, वो डिस्टेंस दिया। क्लियर ना? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equal to 1.5 10 to 3 न्यूटन बाय कूलम। ओके, अब कैलकुलेट क्या करना है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, इलेक्ट्रिक चार्ज Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो नाउ E is equal to KQ by R square। कौन सा R लिखेंगे, स्मॉल r कैपिटल R? स्मॉल आर। स्मॉल r क्या है सर रेडियस 10 सेंटीमीटर रेडियस। ओके, सपोज आपने स्मॉल r रखा तो इसका मतलब स्फीयर की सरफेस के ऊपर फील्ड मिलेगी। स्मॉल r तो इंटेंसिटी कहाँ मिली? स्फीयर की सरफेस पे। लेकिन उसने इंटेंसिटी कहाँ दी? ट्वेंटी सेंटीमीटर पे दी। देखो, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, क्वेश्चन फिर से पढ़ो। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर से 20 सेंटीमीटर पे, फील्ड की वैल्यू 1.5 10 to 3, मतलब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या रखेंगे? कैपिटल R होल स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी 20 सेंटीमीटर पे है। ओके, एंड देयरफॉर Q इज इक्वल टू ER स्क्वायर बाय K। वैल्यूएशन ऐड करो, बोलो। सर स्मॉल आर नहीं आएगा? लेकिन मैं वही तो बता रहा हूँ, इंटेंसिटी कहाँ कैलकुलेट की? इंटेंसिटी उसने कहाँ लिख के दी? 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर पे? 20 हाँ सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर पे। तो जिस डिस्टेंस पे इंटेंसिटी है वही हमको आर की जगह लेना है। इसके मैंने दोनों चीज लिखी, ये रेडियस स्मॉल आर और जहाँ इंटेंसिटी बताई वो 20 सेंटीमीटर। मतलब स्मॉल आर या कैपिटल आर खुद को डिसाइड करना है। मतलब रेडियस तो कंफ्यूज करने के लिए ही दिया था, इसकी जरूरत थी नहीं कैलकुलेशन में। यस। हाँ, तो इसलिए उन लोगों ने रखा कि आप कुछ भी गलती कर बैठे, स्मॉल आर लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए मैंने बताया कि इंटेंसिटी कहाँ दी? ओके, कैपिटल आर डिस्टेंस पे। तो क्वेश्चन के आंसर फाइंड करते वक्त हम कैपिटल आर यूज करेंगे। ओके, सभी वैल्यूएशन ऐड करो। सर 0.006666 0.0010 दो जीरो। दो। ओके, is 1.5 10 to 3 0.2 whole square 9 into 10 to 9 0.00 -6 क्या 10 to -0.06 into 10⁻⁻⁶। 0.06 या 006? मेरा क्वेश्चन यही है। 0.0666। ये डबल जीरो बता रहा है, आप हाँ डबल into 10⁻⁻⁶। -6। ओके, चलो इस पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 1 2 और 3। 6.66 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, लेकिन ओरिजिनली ये चार्ज नेगेटिव होगा,
and therefore Q is equal to minus 6.66 10 raised to minus 9 कूलम. क्यों नेगेटिव? उसने डायरेक्शन दी थी रेडियली इनवर्ड. फील्ड की डायरेक्शन कौन सी बताई? रेडियली इनवर्ड. रेडियली इनवर्ड का मतलब क्या हुआ? जो चार्ज होगा वो नेगेटिव होगा. पॉजिटिव चार्ज होता है तो रेडियली आउटवर्ड होगा. पॉजिटिव चार्ज होगा तो रेडियली क्या होगा? आउटवर्ड. पॉजिटिव चार्ज की फील्ड आउटवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड होती है. ओके, तो उसने लिखा था इसमें लास्ट में लिख सकते Q इज इक्वल टू माइनस 6.66 10 raised to minus 9 कूलम. माइनस इसलिए लिखना है कि जो फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है. पता चला क्यों नेगेटिव लिखा? Yes, sir. ओके, और इसको माइनस 6.66 नैनो कूलम भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 raised to minus 9 दिया. चलो 21 में कोई डाउट? No, sir. ये सब न्यूमेरिकल बहुत छोटे हैं. एमसीक्यू 2 मार्क्स क्वेश्चन इसमें होंगे, 3 में पॉसिबल नहीं है. 3 वाले न्यूमेरिकल हमने इलास्ट्रेशन में वो ट्रायंगल वो सब के बनाए थे. हाँ, वो 3 मार्क्स में होंगे. आप देखो एक चीज और, आज मोस्ट प्रोबेबल न्यूमेरिकल कंप्लीट, चैप्टर 1 ओवर. ओके, नेक्स्ट से सर को बताएंगे पवन सर आपको इस चैप्टर की जेडबल नीट वाली क्वेश्चन भी कंटिन्यू कर देंगे. मैं सेकंड चैप्टर कंटिन्यू करूंगा, लेकिन मेन चीज एक है कि आपको ख्याल में रखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी भी रेगुलर होमवर्क नहीं कर रहे. प्रॉब्लम क्या होगी? ये 7 मार्क्स की चैप्टर ओवर हो गई, बाद में 8 मार्क्स चैप्टर नंबर 2, और चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 ही है. इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं. चैप्टर 1 की सभी फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 में यूज होगी. ओके, 1 2 एंड 3 इनमें फर्स्ट और सेकंड स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए, और जो थर्ड चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी मतलब मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए. तो इसका मतलब ये तीनों चैप्टर कुछ ना कुछ अंदर रिलेटेड है. आप उसको प्रिपेयर करना कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि आपको अब कंफर्म हो गया है कि हाँ, नो डाउट की जो रिमेनिंग है 11th वाला वो भी वर्कआउट टाइम टेबल देंगे तब कंप्लीट कर लेंगे. देखिए अभी जो 12th के वो 12th कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि अब आपको पूरा टाइम मिला है. अप्रैल से स्टार्ट करके कंप्लीट करना है, तो पूरा टाइम मिला है तो उसको प्रॉपर्ली कंप्लीट. नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी तक होमवर्क कल रात से मैंने ओपन किया था, वो ग्रुप ओपन नहीं हुआ था. चलो कल रात कंप्लीट, आज सुबह तक अभी ओपन है. कितने लोगों ने ऐड किया होमवर्क चेक करो तो पता चलेगा. तो विदाउट होमवर्क बाद में वर्क नहीं होगा. बाद में ये काम करना पड़ेगा कि जिन जिन लोगों ने होमवर्क मतलब सबमिट नहीं किया उसको बाद में नेक्स्ट डे लेक्चर में अटेंड नहीं करने देंगे. क्योंकि अभी तो क्या ओपन रखा है जूम मीटिंग, मतलब जो भी ऐड हो जाएगी. बाद में रिस्ट्रिक्शन रखना पड़ेगा कि जो नंबर मतलब होमवर्क सबमिट करे उसको ऐड करो, वरना चलेगा. क्योंकि रेगुलर वर्क नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ थियरी है, नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स है, और ये डे टू डे नहीं होगा तो बाद में कंफ्यूज होंगे कि इतने सारे न्यूमेरिकल कैसे याद रखे. अभी थियरी हो गई है. ओके, थियरी की टेस्ट या जब भी कुछ लेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे. अब आपने होमवर्क किया तो बताओ कितनी थियरी अब तक आपने कंप्लीट की. क्योंकि फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज से स्टार्ट करके एप्लीकेशन ऑफ गॉस इक्वेशन तक हमने कंप्लीट किया. Yes, sir. Charge, field, flux. Both. आप कैलकुलेट करेंगे तो मोस्ट आज मेरे ख्याल से 17 या 18 नंबर वाली लेक्चर हो रही है 12th की, 17 या 18 नंबर. ओके, तो इतने सारे लेक्चर्स की मटेरियल जो है उसको प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, मतलब डे टू डे होना चाहिए. Yes. चलो ये कंप्लीट 1.21. सर अभी नेक्स्ट फ्राइडे थियरी का होगा टेस्ट. नहीं अभी वो बताऊंगा टाइम, क्योंकि अभी टाइम टेबल में ऐसे टेस्ट नहीं रखा है सबने, तो ये सब कब होगा किस तरह से होगा बताएंगे. लेकिन क्या कि आज इस चैप्टर की न्यूमेरिकल हो जाने वाली है, क्योंकि देखो इसके बाद आज आपने 21 कंप्लीट किया, अब 20 to 24 मतलब इलास्ट्रेशन कंप्लीट हो गए. इलास्ट्रेशन सॉरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी. Sir, इलास्ट्रेशन additional करना. नहीं, एडिशन कैंसिल नहीं और फिर भी नहीं करना है. समझो अभी तक आपको नहीं पता कि आपकी सिलेबस डिडक्ट हुई कि नहीं, लेकिन फिर भी आप एडिशनल प्रिपेयर नहीं करेंगे. एडिशन में क्या प्रिपेयर करना है वो मैं अपने आप बता दूंगा. ओके, क्योंकि गलती से कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशन सिंगल न्यूमेरिकल फॉर्म एडिशनल एक्सरसाइज, एक न्यूमेरिकल के लिए सभी चैप्टर के एडिशनल प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, और जो भी होता है ये सभी न्यूमेरिकल से ही होता है. ओके, सपोज एडिशनल से भी कुछ आया तो इसी मेथड से हो जाता है, इसलिए ज्यादा प्रिपेयर मत करो, इतना एक बार कंप्लीट कर लो.
इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज एडिशनल को एक बार साइड में कर, जरूरत नहीं है प्रिपेयर करने की, जरूरत नहीं है। जब इसकी जरूरत पड़ी मैं बताऊंगा कि इतने न्यूमेरिकल हम प्रिपेयर करेंगे। ओके चलो नेक्स्ट 1.23 क्योंकि 22 कल हो चुका है। An infinite line charge produces a field of 9 into 10 raised to 4 Newton upon Coulomb at a distance 2 centimeter. Infinite line charge इसका मतलब क्या होगा ना, इन्फिनिट लेंथ वाली वायर, इन्फिनिट लेंथ वाली वायर है। ओके और उससे फील्ड प्रोड्यूस हो रही है एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। सपोज इन्फिनिट लेंथ वाली वायर डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, यहाँ फील्ड कितनी है तो ऐसा लिख के E is equal to 9 into 10 raised to 4 Newton per Coulomb। ओके कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका मतलब यहाँ चार, सपोज इसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया, लिख के नहीं दिया, फील्ड की फील्ड पॉजिटिव लिखा मतलब चार्ज पॉजिटिव, फील्ड नेगेटिव है तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा। ओके तो इसके लिए हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब लेम्डा कैलकुलेट करके देना है। तो इसको लिखेंगे R is equal to 2 into 10 raised to minus 2 मीटर, E की वैल्यू मिल गई। ओके इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर की फील्ड की फॉर्मूला क्या है, गॉस एप्लीकेशन, गॉस लॉ की जो एप्लीकेशन है फर्स्ट एप्लीकेशन यही थी, इनफाइनाइटली चार्ज्ड वायर की फील्ड क्या होगी, फॉर्मूला क्या होगी। सर 2k बाय r। K delta Q upon R square. 2 के लेम्डा बाय आर, मैंने हाँ आपको ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला दी थी, 2 के लेम्डा बाय आर इनफाइनाइट लेंथ वाली वायर की फील्ड की फॉर्मूला मैंने इससे कंप्लीट करके दिया था, 2 के लेम्डा अपॉन आर। ओके तो ये सभी वैल्यूशन आर लिख के दिया, ई लिख के दिया, के की वैल्यू सपोज 9 into 10 raised to 9, ये 9 into 10 raised to 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम्ब स्क्वायर। ओके तो लेम्डा मिल जाएगा, लेम्डा इज इक्वल टू, कैलकुलेट करो, सो 9 into 10 raised to 4 0.02 2 into 9 into 10 raised to 9। ओके इसको 2 into 10 raised to minus 2 लिख दो, अच्छा रहेगा। What is the remaining part? अब देखो ये ऊपर गया तो -9 सर -9 10⁻⁷ 10⁻⁹ ऊपर गया तो -9 -9 -2 -11 और +4। यस 10⁻⁷। So answer is 10⁻⁻7 coulomb upon meter। Complete इतना ही यस है। है कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। ओके नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल 1.24। ऐसे तो मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके दे दी है, लेकिन फिर भी two large thin metal plate are parallel and close to each other on their inner face. The plates have a surface charge density of opposite sign and magnitude 17 into 10 raised to minus 22 coulomb upon meter square. What is E? सपोज इसको आउटवर्ड ड्रॉ करके दे, थोड़ा इनर आउटर इसलिए लिखा है इसलिए
क्लियर? सिमिलर प्लेट सर ये फिगर होगी? कैसे होगी? चलिए नेक्स्ट में चेक करो। नो। हाँ तो नहीं होगा। ये मैंने इसलिए आपको ये डायग्राम बना के दिया कि सपोज ये A1 दिस पॉइंट्स B1 C1 एंड D1 इंटरनली पॉइंट जो है वो, सिमिलरली उसके सामने जो पॉइंट है, यहाँ के सामने मतलब A2, इसके सामने B2 C2 एंड D2, इनर वाली पोर्शन, आउटर वाली जो पोर्शन है, ओके, E F G और H, ये मतलब इधर वाली पोर्शन, अंदर वाली, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये बराबर दिखता है। E F G और H मतलब सरफेस की इनर पोर्शन, तो ABCD, आउटर पोर्शन E F G H, यहाँ मैंने A2 B2 ऐसा करके लिखा है इनर, आउटर के लिए क्या होगा, यहाँ E2 F2 G2 आउटर, ओके। जो एक एक्सप्लेनेशन है इसलिए, मतलब जरूरी नहीं है। यहाँ सिग्मा की वैल्यू क्या लिखे थी, so sigma is equal to 17 into 10⁻⁻22 कूलम बाय मीटर स्क्वायर। अब मैंने आपको ये पहले ही एक्सप्लेन किया था कि सपोज हमारे पास इससे दो प्लेट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक कौन सी पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो यहाँ और यहाँ और यहाँ फील्ड कितनी होगी, ये न्यूमेरिकल है, यही न्यूमेरिकल है कि दोनों की चार्ज डेंसिटी इक्वल है लेकिन एक ऑपोजिट साइड, मतलब एक प्लस और एक माइनस, एक के लिए प्लस सेकंड के लिए माइनस। तो इसके लिए मैंने एक्सप्लेन किया था कि फर्स्ट प्लेट सपोज सेकंड प्लेट, तो पी पॉइंट पे फर्स्ट की इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, सेकंड की इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, मतलब इंटेंसिटी जीरो, क्योंकि दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट। सिमिलरली हमने क्यू के लिए लिखा था, फर्स्ट की फील्ड आउटवर्ड, सेकंड की फील्ड इनवर्ड, मतलब इंटेंसिटी क्या आ जाएगी, जीरो। बट बिटवीन टू प्लेट्स, फर्स्ट की इंटेंसिटी इज डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव की इंटेंसिटी इनवर्ड, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये आंसर होगा। ओके, क्वेश्चन चेक करो। नंबर 1, इन द आउटर रीजन ऑफ अ फर्स्ट प्लेट, फर्स्ट प्लेट की आउटर रीजन मतलब यहाँ, ओके। बाद में सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा, इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, मतलब इस डायरेक्शन में, इससे बाहर, ऐसे दो प्लेट रखी है, एक इधर आएगा एक उस साइड पे आएगा, और बाद में दोनों प्लेट के बीच में, थर्ड में क्या लिखा उसने, बिटवीन द प्लेट्स क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यही हुआ, सब इस पी पॉइंट है, यहाँ क्यू पॉइंट है, और ये मेरे दोनों के बीच में आर, सिमिलर अरेंजमेंट हो गई, सिमिलर अरेंजमेंट हो गई। लेकिन उन लोगों ने क्या लिखा, नंबर 1, ओके, outer face of plate 2, outer face of plate, ओके, outer plate मतलब ये वाली होगी, आउटसाइड मतलब E1 सॉरी E F G और H, outer face of 1 is E1 F1 G1 H1, E1 F1 G1 H1। चलो आगे क्या लिखे, हैव नो इलेक्ट्रिक चार्ज, जो टेक्स्ट बुक में ये दर्पण में दिया वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों ने क्या बताया, इस सरफेस पे चार्ज है, वो वाली सरफेस पे चार्ज नहीं है, मतलब ये थिक प्लेट, मतलब यहाँ चार्ज है, इस साइड पे चार्ज नहीं है। और लिखा आउटर फेस ऑफ 1 is E1 F1 G1 H1, okay, has no charge, okay, and no charge मतलब E is equal to क्या लिखेंगे, जीरो, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गॉस इक्वेशन, अब चार्ज ही नहीं है तो फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी, जीरो।
तो उसने रीजन इस तरह से लिखा, द आउटर फेस ऑफ वन is EFGH, again E1 F1 G1 H1 has no charge and therefore E is equal to 0. Similar statement सेकंड के लिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आउटर फेस ऑफ 2 is क्या लिखेंगे, E2 F2 has no charge and therefore electric field also 0. Electric field 0. Now third point. Now third point. Electric field between two plates. तो क्या लिखेंगे, field between two plates is equal to E1 plus E2. दोनों की फील्ड यहाँ ऐड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ ड्रॉ करके दिया है, देखो ये सपोज मैंने E1 लिखा क्योंकि आउटवर्ड, ये E2 इनवर्ड था, ये इनवर्ड मतलब E2 ये क्या था आउटवर्ड, दोनों इक्वल ऑपोजिट हो गए, लेकिन यहाँ E1 आउटवर्ड E2 क्या होगा इनवर्ड, मतलब ये जगह पे दोनों की फील्ड ऐड करनी पड़ेगी। ओके, इस टाइप की प्लेट के लिए फील्ड की फॉर्मूला है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, यहाँ भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, लेकिन यहाँ आपको सिग्मा दिया है आप कैलकुलेट कर सकते हैं, E is equal to सिग्मा मतलब 17 into 10 raised to minus 22 upon 8.85 10 raised to minus 12। पहले तो ये दोनों की रेशियो निकालो, 17 डिवाइड बाय 8.85, सर 1.920 Sir, 1.92 into 10 raised to minus 10 Newton per coulomb. 1.92 10 raised to minus 10 न्यूटन पर कूलम। क्लियर हो गया। तो पहले भी हमने सेकेंड जब एप्लीकेशन कंप्लीट की थी, ऐसे 3 डायग्राम बनाए थे, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, सिंगल पॉजिटिव सिंगल नेगेटिव। उसी दिन मैंने आपको बताया था टेक्स्ट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग आपको न्यूमेरिकल या एमसीक्यू में ये कंटेंट आपको एक्सप्लेन करेंगे। आ गया ये लास्ट एक्सरसाइज न्यूमेरिकल यही है। क्लियर, तो 1.24 तक हमने कंप्लीट किया, अब 2 मेरे ख्याल से इलास्ट्रेशन बाकी है। इलास्ट्रेशन लास्ट में 1.10 कंप्लीट किया था, चेक करो। दो कंप्लीट किए तो करना है बस 11 और 12, 13 की जरूरत नहीं है, 2 सिर्फ कंप्लीट करना है। 13 इसलिए नहीं करना है कि गॉस इक्वेशन की उन्होंने 3 एप्लीकेशन सिर्फ दिए, 4 नहीं। पुराने सिलेबस में 4 थी, पहले इनफाइनाइट लेंथ वायर, बाद में प्लेट, ये प्लेट वाली, बाद में स्फेरिकल सेल एंड स्फीयर, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, सेल मतलब होलो स्फीयर। लेकिन चेक करो टेक्स्ट में 3 ही है, ये सॉलिड जो स्फीयर है वो नहीं दिया, और इसलिए मैंने आपको बताया कि 13 प्रिपेयर आप नहीं करेंगे। ओके चलो 1.11 विथ डायग्राम होगा, चेक करो इलास्ट्रेशन नंबर 1.11। यस सर। सर एक्सरसाइज का 1.20 वाला शायद बाकी है। 1.21 1.20 वाला कैसे बाकी? मैंने कंप्लीट तो करके दिया था कि सपोज आप रेडियस इंक्रीज करेंगे, रेडियस आप इंक्रीज करेंगे, ओके, तो फ्लक्स चेंज नहीं होगी, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। कल ही मैंने कंप्लीट किया था, रेडियस डबल करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करके दिया था कि जो रेडियस है, रेडियस आप डबल कर, फ्लक्स चेंज नहीं होता, मतलब फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशन। और बाद में हमने कैलकुलेट किया था, चेक कर लो। और नहीं तो कल पहले हमने 1.20 तक किया, उसके बाद डायरेक्टली 22 किया था, इसलिए 22 डायरेक्ट किया था कि वो भी फ्लक्स वाला था। और चेक करो आज जो मैंने 21 करवाया फील्ड की फॉर्मूला थी, तो मुझे इक्वल फॉर्मूला वाले कल न्यूमेरिकल कंप्लीट कर रहे थे, इसलिए मैंने 20 के बाद डायरेक्ट 22 करवाया था और 21 को लेफ्ट किया था।
बाकी है, किसी को पता है? मेरे ख्याल से नहीं बाकी, क्योंकि मैंने डायग्राम बना याद है फिर भी। 1.20 हो गया या ओके। 11 नंबर जो है उसमें डायग्राम उसने ड्रा करके दिया है, फील्ड की इक्वेशन भी लिखी है। ये न्यूमेरिकल 3 मार्क्स में होगा, इसको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना है। और कभी इसको 4 मार्क्स में भी कंसीडर करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चैप्टर नंबर 1 से 4 मार्क्स क्वेश्चन नहीं होते, 2 और 3 से मिलती है। ये z, ये लिखा y, ये पूरा x इस तरह से कंटिन्यू रहेगा। ओके, सभी साइड पे उसने a लिखा, ये भी a, ये भी a, ये भी a रहेगा। ओके, ये वाली साइड a है, ये तो a है लेकिन ये भी a है। ओके, the electric field component in figure are ex equal, ex मतलब field on x axis alpha x plus to 1 by 2 and ey z is equal to 0। फील्ड ओनली x एक्सिस पे है, y और z कंपोनेंट 0 है। लिख के दिया अल्फा क्या है, तो अल्फा इज इक्वल टू 800 न्यूटन अपॉन कूलम मीटर इज टू 1 by 2। अब देखो मेरी बात, ये लोग भी कैसा काम करेंगे, ex ऐसा लिख के देंगे, अल्फा यहाँ लिखेंगे तो डायरेक्टली ऐड करके नहीं दे सकते थे, लेकिन कभी ऐसा काम नहीं करेंगे। अल्फा x is to 1 by 2, देन फिर से अल्फा देंगे कि अल्फा इज इक्वल टू 800, पहले से ऐड कर दिया होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब ex इक्वल टू 800x स्क्वायर, सॉरी 800x is to 1 by 2 या 800 रूट x ऐसा है। ey और z की वैल्यू नहीं है, मतलब ey z की वैल्यू कितनी है, 0। ओके, कैलकुलेट नंबर 1 द फ्लक्स थ्रू a cube and number 2 the charge within the cube, assume that a equal to 0.1। a की वैल्यू भी दी है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये 0.1, ये 0.1, ये भी 0.1, क्यूब है मतलब सभी सरफेस इक्वल रहेगी, बराबर। ओके, इसमें डिफरेंट दो ऐसे सरफेस है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एसेट या फील्ड लाइन एसेट होगी। कैसे, तो इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर आउटसाइड E1, लेकिन इसी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 इस डायरेक्शन में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्स एक्सिस मतलब फील्ड की डायरेक्शन तो यही होगी। ओके, चलो इस सरफेस को लिखेंगे ये 1 है और ये 2, इसकी एरिया वेक्टर A2 इस डायरेक्शन में, फील्ड आल्सो इन सेम डायरेक्शन। क्लियर, ये डिस्टेंस A है, ये भी डिस्टेंस A है। ओके, मतलब टोटल डिस्टेंस यहाँ ये A और यहाँ तक कितना होगा 2A। जब कैलकुलेट करना है तो इसको रखते जाएंगे। फ्लक्स टू द क्यूब, ओके, क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, सिंपल चीज है। यहाँ और देखो डिफरेंट 6 सरफेस, ये फर्स्ट लिखा, इसको सेकंड लिखा, इधर वाली थर्ड, ये फोर्थ, ऊपर 6 और फिफ्थ और नीचे वाली 6। लेकिन पूरे क्यूब में से सिर्फ और सिर्फ 2 ऐसी सरफेस है जिसमें फील्ड लाइन परपेंडिकुलर रहेगी। देखो ये फील्ड लाइन इसी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगी, ऊपर नीचे तो आएगा ही, क्योंकि फील्ड इस डायरेक्शन में ये ऊपर जाएगा, फील्ड इस डायरेक्शन में ये डाउन जाएगा। तो फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया के बीच का एंगल 90 होगा, और दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। तो फ्लक्स की फॉर्मूला है phi is equal to EA cos थीटा। मैं पहले किसकी बात कर रहा हूँ, ऊपर और नीचे वाली सरफेस, ये फील्ड की डायरेक्शन, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अपवर्ड, ये फील्ड की डायरेक्शन, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया डाउनवर्ड। E और A के बीच का एंगल 90, cos 90 मतलब cos 90 0। इसका मतलब ये दोनों के साथ एसेट फ्लक्स 0 है। ओके, अब
अंदर वाली और बाहर वाली, मतलब ये वाली सरफेस और ये वाली, इसके लिए भी ऐसा होगा। फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इसका क्रॉस सेक्शन अंदर होगा, यहाँ फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन में इसका क्रॉस सेक्शन बाहर की ओर होगा, तो वहां भी परपेंडिकुलर होगा एंड देन 0। सिर्फ दो ऐसे सरफेस है जो सरफेस के लिए आपको फील्ड मिल सकती है, वो है फेस 1 और सरफेस 2, सरफेस नंबर 1 और सरफेस नंबर 2, ये दोनों के लिए आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, चलो सबसे पहले सरफेस नंबर 1, फॉर सरफेस 1 इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, क्या लिखेंगे, 5 1 even cos थीटा। इवन लिखने की जरूरत है इसलिए ये जो फील्ड है डिपेंड ऑन एक्स, फील्ड डिपेंड ऑन एक्स, वो भी डिस्टेंस के साथ चेंज होगी। सो नाउ अल्फा 1 x1 रेस टू 1/2, इसकी फॉर्मूला हुई अल्फा 1 अल्फा सिर्फ अल्फा x1 रेस टू 1/2, a1 की वैल्यू, a1 मतलब इसकी एरिया, मतलब क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर लेंथ ए स्क्वायर के लिए ए स्क्वायर। ओके, नाउ कॉस, देखो इवन इधर ए इधर, कॉस 180, कॉस 180। ओके, अब एक चीज और, यहाँ डिस्टेंस कितना है, x मतलब डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो यहाँ से डिस्टेंस a जितना होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं अल्फा e रेज़ टू 1/2 ए स्क्वायर कॉस 180 मतलब -1 ए स्क्वायर इंटू ए रेज़ टू 1/2, टोटल पावर कितना होगा, ए स्क्वायर ए रेज़ टू 1/2, टोटल पावर कितना होगा, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में तो पावर ऐड करना है, 2 + 1/2 मतलब 5/2, 2 + 1/2 क्या होगा, 5 so now flux with first surface alpha a raised to 5/2, लेकिन कैसा होगा, नेगेटिव, क्यों, cos 180 -1 होगा, तो फर्स्ट आंसर हो गई। इस सरफेस के साथ एसिड फ्लक्स φ1 = माइनस अल्फा a raised to 5/2। ओके, नाउ फ्लक्स फॉर सेकंड सरफेस, ओके, नाउ फॉर सरफेस सेकंड सरफेस के लिए कैलकुलेट अगेन φ2 P2 A2 cos थीटा, A2 की फॉर्मूला अल्फा x2 रेज़ टू 1/2, ये तो a स्क्वायर और ये का cos 0 बिकॉज फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया बोथ आर इन सेम डायरेक्शन। ओके, लेकिन इसके लिए डिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो a + a मतलब कितना होगा, 2a, पता चल रहा है, यहां तक की डिस्टेंस कैलकुलेट, तो a + a 2a x = 2a रखना पड़ेगा, x = क्या रखेंगे, 2a, इधर देखो अल्फा 2a रेज़ टू 1/2 a रेज़ टू 2 cos 0 मतलब 1, सो अल्फा 2 रेज़ टू 1/2 मतलब √2 a रेज़ टू 1/2 a रेज़ टू 2, तो इसका मतलब √2 अल्फा a रेज़ टू 5/2, √2 अल्फा a रेज़ टू 5/2। ओके, नाउ टोटल फ्लक्स phi = φ1 + φ2, 1 की फॉर्मूला माइनस अल्फा a रेज़ टू 5/2 प्लस √2 अल्फा a रेज़ टू 5/2, कॉमन अल्फा a रेज़ टू 5/2, तो √2 - 1 कितना होगा, √2 - 1, √2 - 1 मतलब √2 मतलब 1.414, मैं नीचे लिख रहा हूँ, अल्फा a रेज़ टू 5/2 1.414 - 1, तो इसका मतलब 0.414 अल्फा a रेज़ टू 5/2। अब ऐड कर देते हैं, फ्लक्स phi
फ्लक्स phi is equal to 0.1414, अल्फा इज इक्वल टू 800 ऐसा दिया है। ओके, 0.1 रेस टू 5/2। अब मुझे बताओ ये कैसे कैलकुलेट करेंगे 0.1 रेस टू 5/2? कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक चीज और लिख, 0.414 800, इसको डिनोमिनेटर में जो 10 रेस टू 5/2 होगा। हाँ सर होगा। 10 रेस टू 5/2 होगा। क्लियर? 0.414 800 10 रेस टू 1/2 रेस टू 5। सर 10 रेस रेस टू तो क्या करें? 10 रेस टू 1/2 का मतलब √10, √10 पहले निकालो और इसको 5 टाइम्स पावर कैलकुलेट करो। पहले 10 सर 3.162। 3.162 रेस टू 5 यस। रेस तो टू 5 मतलब 3.162 इंटू 3.162 इंटू 3.162 5 टाइम्स करना पड़ेगा। या दूसरी एक चीज और है, ऊपर आपको क्या लिख के दिया 800 इंटू 0.414। पहले 800 इंटू 0.414 देन डिवाइड बाय 3.162 अगेन डिवाइड बाय 3.162 ऐसे 5 टाइम्स कर दो, आंसर हो जाएगा। हाँ सर 1 मिनट कर देता हूँ। तो 2 अगेन फिर से सर 1.0478। 1.0478 यस। डायरेक्ट 8 लिख देता हूँ। ठीक है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। तो फर्स्ट ऑप्शन तो कंप्लीट हो गया, लेकिन सेकंड में लिखा है द चार्ज विद इन द क्यूब, इसमें कितना चार्ज होगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो इजी है वो तो। यस सर क्यू बाय एप्सिलॉन 0 q इज इक्वल टू 5 into एप्सिलॉन 0, 5 लिखा 1.048 into 8.85 10 to -12 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 10 to -12 तो ऐसा ही रहेगा। 48 इंटू 10 -12 9.2748। इसका मतलब 9.28 10 to -12 कूलम। -12 कूलम इज अ पिको कूलम, पिको कूलम ऐसा लिख सकता है। एक बार इसको प्रॉपर्ली चेक कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। ऐसा 3 मार्क्स का है, लेकिन 4 में कंसीडर किया तो फायदा ज्यादा रहेगा। सर खाली कॉलम में लिखा तो चलेगा ना? चलेगा चलेगा चलेगा। जो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी क्वेश्चन में वो लोग आपको डायरेक्टली कॉलम नहीं लिख के देंगे, सेकंड चैप्टर में पता चलेगा। सेकंड चैप्टर में बहुत सारी जगह माइक्रो नैनो पिको उन लोगों ने फेमटो यूज किया है, तब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रहेगा कि पिको मतलब 10 to -12। हाँ सर वो ओके सर। बना हुआ ही रहेगा। मतलब इलास्ट्रेशन नंबर 1.11 था। तो ये डायग्राम उसने ड्रॉ करके दिया, इसमें ज्यादा कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जो उन लोगों ने दिया उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू लाइन से मैंने ड्रॉ करके दिया, वही चेंज है। चलो, है कोई डाउट? टेक्स्ट नो में जरूरत नहीं पड़ेगी।
चेक कर लो बस, नेक्स्ट वाली न्यूमेरिकल कंप्लीट कर दे। Okay, sir. ओके, आपने चेक किया कि उसने फाइ एल फाइ आर करके लिखा, फटाफट सॉल्व करके दे दिया होगा, लेकिन वो लोग क्या कहते हैं उसको सिंप्लीफिकेशन नहीं देते। ओके, उसने क्या किया, ये सिंप्लीफाई प्रॉपर्ली इस तरह से नहीं किया, डायरेक्ट ऐड करके आपको आंसर दे दिया है। वो 800 वो टेक्स्ट बुक में तो पता नहीं, डायरेक्ट 1.05 कैसे है। तो मल्टीप्लिकेशन जो हुआ ना, मतलब उन्होंने बाद में जो सिंप्लीफिकेशन नहीं दिया ना, मैं वही तो बता रहा हूँ, ये लिखा और डायरेक्ट आंसर बता दिया होगा। हाँ सर, डायरेक्ट आंसर ही है। सॉल्व करना है, वो खुद को सॉल्व करना है सर। ओके, लास्ट 1.12 13 प्रिपेयर नहीं करना है। 1.12 वहां भी आपको डायग्राम मोस्ट प्रोबेबल देना चाहिए, क्योंकि उसने लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है ना, तो फिगर वो लोग देंगे। हाँ लिखा है एस और इन फिगर ऐसा, तो डायग्राम देंगे। An electric field is a uniform and in a positive x direction for positive, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में वो पॉजिटिव है। यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन नेगेटिव x डायरेक्शन नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए तो फील्ड पॉजिटिव, नेगेटिव में जाए तो फील्ड नेगेटिव। It is given that E is equal to 200 I caret Newton upon Coulomb for x greater than 0, मतलब पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव होगा, एंड माइनस 200 न्यूटन अपॉन कूलम फॉर x लेस देन 0। इंटेंसिटी फिक्स है, चेंज नहीं होती, लेकिन पॉजिटिव के लिए इसको पॉजिटिव लेना है और नेगेटिव के लिए इसको नेगेटिव कंसीडर करना है। बाद में क्या लिखा, रेड सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर has its center at the origin and its axis along the x-axis, that one phase is x equal to 10 सेंटीमीटर minus second minus में, तो सिमिलर है, समझो मेरी बात। ये सपोज x एक्सिस है, ये ओरिजिन है, यहाँ उसने सिलेंडर रखा, अब सिलेंडर की लेंथ 20 सेंटीमीटर होगी, तो ये 0 पे रहेगा, तो ये 10 सेंटीमीटर और ये -10 पे आएगा। ओके, ये क्या होगा 10 और ये क्या होगा -10, या x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, x इक्वल टू -10 सेंटीमीटर ऐसा होगा। ओके, फील्ड जो है दोनों के लिए डिफरेंट है। ओके, आगे बढ़ते पहले क्या लिखा, नंबर 1, व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द ईच फेज, मतलब इसके लिए फ्लक्स कितना है पहले कैलकुलेट करना है। व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू अ सिलेंडर एंड व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। ओके, इसके लिए हमको तीन सरफेस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। फर्स्ट वाली सरफेस ये, ओके, इसकी फील्ड आउटसाइड, सॉरी फील्ड की डायरेक्शन और ये दोनों सेम डायरेक्शन होगी, इवन इवन, नेगेटिव इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे E2 और E2 x एक्सिस पे दोनों इस डायरेक्शन में। ओके, ये x और ये y, यहाँ मैंने थर्ड सरफेस ली, थर्ड सरफेस यहाँ होगी। ओके, थर्ड सरफेस के लिए तो थियरी में पढ़ा था कि कुछ मिलने वाला नहीं है, क्यों नहीं मिलेगा, फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा, cos 90 0 हो जाएगा, मतलब ये दोनों की सिर्फ हमको एडिशन करनी है। ओके, सबसे पहले A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, उसने आपको रेडियस और लेंथ लिख के दी है, रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो नाउ 3.14 0.05 होल स्क्वायर। पहले मुझे सिंप्लीफाई करके दो तो, सर 0.00785। 0.00785, मतलब 7.85 10⁻³ मीटर स्क्वायर हो गया। नंबर 1,
flux for surface 1, flux for surface 1 phi 1 is equal to E1 A1 sorry E1 A1 cos theta. ओके यहाँ क्या लिखेंगे 7.85 पहले ये 200 सर 85 7.85 हाँ 7.85 10⁻³ cos 0 फर्स्ट के लिए चेक सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इसलिए इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं आएगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा। कितना होगा आंसर इसका? सर 1570 1570 इंटू 10⁻³ लेकिन यस यस तो मतलब वो One- 3 कट जाएगा मतलब 1.570 1.57 चलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। तो फर्स्ट सरफेस के लिए हो गया। नाउ सेकंड फ्लक्स फॉर सरफेस 2 फाइव E2 A2 cos theta अगेन ये 200 ये सर सेम ही आएगा हाँ सेम ही आएगा सेम आएगा ना 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम। ओके अब तो दो तो कंप्लीट हो गया। सी में लिखा था फर्स्ट क्या लिखा उसने व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू तो मतलब टोटल करना है नहीं ये जो हमने कंप्लीट किया ना दोनों ये फर्स्ट में था। देखो फर्स्ट ऑप्शन सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसमें फर्स्ट और ये सेकंड फ्लैट सरफेस के लिए दोनों के लिए हो गया। अब सेकंड ऑप्शन में ऐसा लिख के दिया है व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, साइड ऑफ सिलेंडर इसलिए 3 था फ्लक्स विद द सरफेस 3 ऐसा लिखेंगे सरफेस 3 सरफेस 3 के लिए फाइंड करते फाई 3 इज इक्वल टू E3 cos थीटा ये तो 200 ही होगा। ओके चलो ये भी नहीं लिखना है E3 लिख दो A3 लिख दो और यहाँ cos 90 ये फील्ड की डायरेक्शन है और इसकी सरफेस के लिए आउटसाइड होती है। cos 90 मतलब 0 cos 90 मतलब 0 so phi 3 is equal to 0 and then C point पे स्टेट टोटल कैलकुलेट करने के लिए बताया टोटल फ्लक्स total flux phi is equal to 1 plus 2 plus 3 so 1.57 plus 1.57 plus 0 3.14 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम मतलब कंप्लीट। ओके नाउ फोर्थ ऑप्शन टोटल चार्ज कितना होगा तो यहाँ डी नंबर phi is equal to q upon epsilon 0 and therefore q is equal to phi into epsilon 0 phi कितना मिला 3.14 into phi is equal to 3.14 into 8.85 10⁻⁻12 multiplication सर 27.789 27.789 into 10⁻12 12 तो आंसर होगा फ्लक्स phi is equal to 2.78 10⁻⁻11 फ्लक्स होगा चार्ज होगा चार्ज 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 की वैल्यू बराबर सिमिलर न्यूमेरिकल था। ओके बस 1.11 1.12 13 प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमने दो इलास्ट्रेशन और एक्सरसाइज में क्या लिख रहा हूँ पता चल जाएगा आपको। एक्सरसाइज
1.20 21 कौन सा बाकी रखा था 21 1.21 बाकी रखा था 23 बाद में 23 24 ये कंप्लीट किया और कितना स्टेशन में 1.11 और 1.12 ये पांचों कंप्लीट कर लेना है मतलब इसके साथ चैप्टर की सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट 13 नहीं पढ़ना है क्योंकि वो एप्लीकेशन में भी नहीं है सॉलिड स्फीयर के लिए ओके तो इतना कंप्लीट कर देना ये भी उन्होंने कंप्लीट करके दिया है टेक्स्ट बुक में तो ये पहले से थोड़ा अच्छी तरह से लिख के दिया है मतलब ये सभी न्यूमेरिकल डायग्राम है वहाँ डायग्राम देंगे बाकी सभी इस तरह से कंप्लीट लिख के देना है ओके अभी मैं इसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा पांचों न्यूमेरिकल की तो सभी न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाएंगे और बाद में नेक्स्ट से सेकंड कंटिन्यू करेंगे बराबर चला Okay, sir. सर नहीं रखो बाय सर बाय